मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन 10,000 के लिए खुद को नहीं बेच सकती। इस एक लाइन को आप बार बार पढ़िए, सुनिए और महसूस कीजिए उस लड़की की पीड़ा और तकलीफ को, जिसका नाम अंकिता भंडारी था। उत्तराखंड में एक बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली अंकिता ने अपने एक दोस्त को अपना हाल बताते हुए यह मैसेज किया था। इस एक लाइन में गरीब होने की मजबूरी का इजहार तो है, लेकिन आत्मसम्मान बचाने का हौसला और कोई समझौता न करने की जिद भी है। यही हौसला जब वो नेता पुत्र पुलकित आर्या तोड़ नहीं पाया, तो उसने अंकिता की जान ले ली। अंकिता ने ऐसे कुछ और मैसेज अपने उस दोस्त को भेजे थे। अब पुलिस के हवाले से जब अंकिता के व्हाट्सएप मैसेज सामने आ रहे हैं, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचकर दिमाग हिल जा रहा है कि आखिर 19 साल की उस लड़की को महज 22 दिन की नौकरी में क्या क्या झेलना पड़ा होगा। मेरे पास उसके व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा है, जिसे पढ़कर मैं घंटों परेशान रहा। बीजेपी के एक नेता के अय्याश और दारूबाज बेटे के रिजॉर्ट में काम करने वाली एक अकेली लड़की, उसके इर्द गिर्द उसे बचाने वाला या वहां से निकालने वाला कोई नहीं। हर वक्त उस पर गंदी निगाहें और इन सब से जूझती और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती वो लड़की अंकिता। इस व्हाट्सएप चैट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक उसका ऑडियो भी सुनाना चाहता हूं, जिसे उसका आखिरी कॉल कहा जा रहा है। ईटीवी भारत के हवाले से यह आवाज सुनिए, जिसमें रोती हुई अंकिता रिजॉर्ट के कुक करण को कह रही है, प्लीज मेरा बैग लाकर पहुंचा दो दुकान तक। सुनिए जरा। हेलो मैम, क्या हो गया? बैग ले जा दो दुकान से। चल चलो गाड़ी घुमा। नीचे चल। आ रहे मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। सिबकती हुई अंकिता रिजॉर्ट से अब के कुक को फोन करके अपना बैग मंगवा रही थी। पता नहीं उस वक्त उसके साथ क्या हुआ था, क्यों रो रही थी। क्या वो रिजॉर्ट से चुपचाप जान बचाकर भागना चाहती थी? कुछ सेकंड की बातचीत के बाद कॉल कट गया। यह उसी रात की आखिरी कॉल है जिस रात अंकिता का कत्ल कर दिया गया था। अंकिता ने जिस करण को कॉल किया था, उसका कहना है कि वो बैग लेकर अंकिता की बताई हुई जगह पर गया तो था, लेकिन वहां कोई मिला नहीं। अंकिता उस वक्त किस हाल में थी, कहां थी? क्या पुलकित आर्या और उसके दोस्त भी उस वक्त अंकिता के साथ थे? क्या वो बचकर भागने की कोशिश कर रही थी? क्या उसे लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है? इस कॉल से कई सवाल पैदा होते हैं, लेकिन यह सब तो अब जांच से ही पता चलेगा कि उस वक्त हो क्या रहा था। जितना अब तक पता चला है, वो दिल और दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। 19 साल की वो बिटिया, जो बहुत हसरत के साथ अपने गांव से करीब 125 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में नौकरी करने आई थी, उसे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। मैंने अंकिता के वो व्हाट्सएप चैट पढ़े, जिसमें अंकिता अपने दोस्त को अपनी तकलीफ बता रही है। उस चैट में उसने लिखा है कि यहां बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। उसने अपने दोस्त को साफ साफ लिखा था कि सोमवार को कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। उफ, ये पढ़कर दिमाग हिल जाता है। और ये मैसेज हत्या के एक दिन पहले का है। माफ करना बिटिया, आज तुम्हारे वो संदेश में पढ़ने को मजबूर हूं जो पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन दुनिया को और सिस्टम को पता तो चले कि तुम पर क्या गुजर रही थी अंकिता। बीजेपी नेता का बेटा होने का दम भी था कि पुलकित आर्या जैसा दरिंदा बिना किसी डर या संकोच के अंकिता को शिकार बनाने पर आमादा था। अंकिता ने अपने इस चैट में पुलकित आर्या के मैनेजर अंकित का नाम लेकर लिखा है कि अंकित मेरे पास आया था और यह कह रहा था, उसने यह भी लिखा, यह कह रहा था
कि अगर मैं गेस्ट को हैंडल नहीं करूंगी तो मुझे हटा दिया जाएगा, किसी दूसरी लड़की को रख लेंगे। अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को वहां उसके साथ हो रही ज्यादती का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि अगली बार ऐसा कुछ बोला तो मैं यहां काम नहीं करूंगी। बहुत गंदा होटल है, मुझे ... बनाने पर तुले हैं, क्योंकि जो शब्द है वो मैं एक बेटी के लिए बोलना भी नहीं चाहता। मैंने एक बार नहीं 50 बार अंकिता की तस्वीर देखी है बीते 2 दिनों से 3 दिनों से, जब से ये खबरें चल रही है। बिल्कुल हमारी और आपकी बेटी की तरह ही थी अंकिता। अभी उसका ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तकलीफ और बेचारगी से गुजर रहा हूं। अंकिता ने एक मैसेज में अपने दोस्त को लिखा, उसने मेरे को हक किया, दारू पी रखी थी। अंकित ने बोला उसने पी रखी है, मत बोलो कुछ, बहुत लड़ाई हो जाएगी। कितनी मजबूर थी और कितना मजबूर उसे किया जा रहा था। वो बेचारी लड़की किन लोगों के बीच फंस गई थी। अंकिता के दोस्त ने जब उससे चैट पर पूछा कि मैं तुम्हें कॉल करूं तो उसने कहा नहीं, आवाज आएगी, वो सुन लेगा। समझिए कि कितनी डरी हुई थी अंकिता। पुलकित आर्या जैसे दरिंदे जिनके लिए वो शिकार थी, और अंकिता ऐसी लड़की जो अकेली होकर भी हालातों से लड़ रही थी, अपने को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। जिस दिन अंकिता की हत्या हुई है 18 सितंबर, उस दिन भी अंकिता ने पुलकित आर्या और उसके गुर्गों की हरकतों का विरोध किया और उन्हें एक्सपोज करने की चेतावनी दी। नतीजा यह हुआ कि तीनों ने मिलकर अंकिता को रिजॉर्ट के पास एक नहर में धक्का दे दिया और खुद रिजॉर्ट आ गए। यह घटना 18 सितंबर की है, जैसा कि मैंने बताया। उसी दिन देर शाम को पुलकित आर्या अपने 2 लोगों को के साथ अंकिता को लेकर निकला था। जब लौटा तो अंकिता उसके साथ नहीं थी। कहानी यह बना दी गई कि अंकिता कहीं चली गई है। 6 दिन तक उसके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खाते रहे। पुलकित ने बाप के रसूख के दम पर बचने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि बाप भारतीय जनता पार्टी का नेता। लेकिन जनता के दबाव में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। 6 दिन बाद पुलकित और उसके गुर्गे की निशानदेही पर अंकिता की लाश रिजॉर्ट के पास ही एक नहर से बरामद हुई। पुलकित और उसके 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद भी इलाके के लोगों में इतना गुस्सा है कि रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलने के बाद भी लोग उसे पूरी तरह जमींदोज होते देखना चाहते हैं। और क्यों यह बुलडोजर चला, इसको लेकर भी कुछ सवाल है, आगे बताऊंगा। अंकिता की कहानी एक गरीब परिवार की लड़की की कहानी है जो 12वीं के आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उसके मां बाप की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। किसी तरह से उसे ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलती है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ चुके उसके पिता और आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर मामूली कमाई करने वाली मां अपनी बेटी की नौकरी पर खुश भी होती है, गर्व भी करती है, परिवार की बेहतरी की उम्मीद जगती है। अपने गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में नौकरी करने आ जाती है अंकिता। 28 अगस्त को वो ज्वाइन करती है। उसे रहने के लिए वहीं एक कमरा दे दिया जाता है। लेकिन रिजॉर्ट चलाने वाला नेता पुत्र पुलकित आर्या का इरादा तो कुछ और था। वो अंकिता का इस्तेमाल करना चाहता था, और वो अंकिता जो किसी भी सूरत में पुलकित आर्या या उसके गुर्गों के जाल में नहीं फंसना चाहती थी। उसे क्या पता था कि जहां वो नौकरी करने आई है वहां उसे ऐसे दरिंदों का सामना करना पड़ेगा। अंकिता को जब यह एहसास हुआ कि वो गलत जगह फंस गई है तो उसने अपने दोस्त को मैसेज करके अपना हाल बयान करना शुरू किया। अंकिता के वही व्हाट्सएप मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, और यह सबसे बड़ा सबूत है कि बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्या कैसे उसे शिकार बनाना चाहता था, और जब अंकिता उसके चंगुल में नहीं आई तो उसने कैसे उसकी जान ले ली। अंकिता को नौकरी की पहली सैलरी भी नहीं मिली थी और उसकी जान चली गई। 28 अगस्त को उसने ज्वाइन किया, 18 सितंबर को उसे मार दिया गया।
कुल जमा 22-23 दिन की नौकरी। सोचिए जरा, मैं तो बार बार कल्पना करता हूं उसके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर, उस ऑडियो कॉल को सुनकर जो मैंने आपको सुनाया है, जब रोती बिलखती अंकिता एक कुक को फोन करके कह रही है मेरा बैग लेके आ जाओ। शायद वो बच निकलना चाहती थी, उसे अंदेशा हो गया था कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन बच नहीं पाई। जिस रिजॉर्ट में अंकिता नौकरी करती थी, उसके मालिकों ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। 6 दिन तक तलाश होती रही। फिर गिरफ्तारी के बाद उसने कुछ बताया कि झगड़ा हो गया और अंकिता से, और उसने कुछ धमकी दी और उसके बाद उसने धक्का दे दिया नहर में। लेकिन उसके बाद उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला देर रात को। कहा गया कि शुरुआती हिस्से 1 या 2 कमरे बुलडोजर से तोड़े गए। अब यहां भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। किसी अखबार में खबर देख रहा था कि उसी कमरे को बुलडोज किया गया जिस कमरे में अंकिता रहती थी, सामने का कमरा जो सील था और जिसमें सबूत थे, क्योंकि उसी कमरे में अंकिता अगर रहती थी तो कुछ न कुछ वहां ऐसा होगा जो इस केस में सबूत बनता। लेकिन सिर्फ उस कमरे को बुलडोज किया गया, सामने के कुछ हिस्से को ऐसे ही तोड़ा फोड़ा गया है। अखबार में खबर देख रहा हूं, किसी अखबार में, कि उस कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, मलबा है। अब आसान नहीं है सबूत वहां से जुटाना। स्क्रीन पर अखबार की खबर लगा रहा हूं, साथ में यह भी कहा जा रहा है ये क्यों बुलडोजर चला, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसके निर्देश पर बुलडोजर चला। इसी खबर में है कि प्रशासन ने नहीं दिया था रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश। और यह डीएम के हवाले से खबर है कि पौड़ी के डीएम विजय कुमार जोगदड़े ने बताया कि जिला प्रशासन ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का कोई आदेश नहीं दिया था और यह पता लगाने के लिए कि बुलडोजर कैसे चला इसकी जांच के आदेश दिए। तो सवाल उठता बुलडोजर चला कैसे, और अगर ऐसा कोई मामला होता है तो पहले सबूत एकत्र किया जाता है, फॉरेंसिक टीम जाती है, एक एक चीज को फिंगरप्रिंट से लेकर हर चीज को जांच के लिए, सबूत के लिए जुटाती है, और उसके बाद वो सील रहती है वो जगह जब तक चार्जशीट पुलिस ना करे। लेकिन यहां उस हिस्से को तोड़ा गया और यहीं कुछ सवाल है। डीएम कह रहे उन्हें पता नहीं क्या सबूत से कोई छेड़छाड़ हुई। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए या लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए या ये दिखाने के लिए सियासी तौर पर कि हम देखो बुलडोजर वहां भी चला देते हैं चाहे वो बीजेपी का नेता का बेटा क्यों ना हो। ये किया तो सही, लेकिन इसके फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है। ये दिखावटी बुलडोजर कहीं सबूतों को मिटा तो नहीं किया, ऐसे कुछ सवाल हैं, इसका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच जो नेता है बीजेपी के, जिन्हें निकाल दिया गया, पुलकित के पिता और उनका भाई, पुलकित का भाई, वो भी बीजेपी में नेता था, दोनों को बीजेपी ने निकाल तो दिया। लेकिन आज मैं एक बयान देख रहा हूं, पुलकित के बाप ने कहा है कि मेरा बेटा भोला है और मेरा बेटा पुलकित मुझसे अलग रह रहा था, वो भोला है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ये पुलकित के नेता पिता ने कहा है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं विनोद आर्या, ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी थे। नेता का बेटा ना होता तो यह रिजॉर्ट सुना है जो बना है वो उसके ज्यादातर हिस्से गैर कानूनी है, बिना अनुमति के हैं, बिना नक्शे के हैं, और उसके बाद धौंस पट्टी के साथ वो काम कर रहा था। और जो कर रहा था वहां से कुछ लोग कह रहे हैं कुछ महीने पहले भी एक लड़की वहां से गायब हुई थी, अब उसकी भी जांच अभी होनी है। यह भी जानकारी आ रही है कि उसके पीछे, उस रिजॉर्ट के पीछे कोई उसकी दवा कंपनी या फैक्ट्री थी, उसमें भी लोगों ने आग लगा दी। लोगों का आक्रोश है और आक्रोश वाजिब है। अंकिता के परिवार के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो मैंने पढ़ा है, एक बहुत ही साधारण परिवार जिसके सपने होते हैं कि उसकी बेटी बेटा कहीं शहर में जाएंगे, नौकरी करेंगे, उसका भाई शायद दिल्ली में पढ़ता है, एक भाई, क्या हुआ उसके साथ। और ऐसी घटनाओं की लिस्ट देखेंगे तो आपको बीजेपी के नेता पुत्र और बीजेपी से जुड़े लोगों की कुंडली खोजेंगे तो बीते 5 सालों में ऐसी कई घटनाएं हैं। ये सत्ता का गुरूर, ये हनक, ये सिस्टम में पैठ के कुछ भी कर गुजरते हैं।
और लीपापोती भी इसमें पूरी हुई। 6 दिन बाद लाश मिली। पहले दिन उसकी पिटाई ठुकाई होती तो शायद पहले दिन कबूल था, लेकिन पुलिस की लापरवाही, सुस्ती। तो उसका एक कहा गया, जो मैं देख रहा हूं, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कि उत्तराखंड के 61% हिस्सों में आज भी राजस्व पुलिस काम करती है, पटवारी की पुलिसिंग की व्यवस्था है। और उस इलाके में और शुरुआती जांच, FIR सब पटवारी करता है और वो जिलाधिकारी DM को रिपोर्ट करता है। इस केस में भी ये राजस्व पुलिस के हिस्से इलाके में था ये रिजॉर्ट, जिस रिजॉर्ट में ये मामला हुआ, और राजस्व पुलिस पटवारी उसकी जांच करता है। इस मामले में भी पटवारी ने बहुत ढीला ढाला रवैया अख्तियार किया। पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, ये सब होते हैं और जिनका काम रेवेन्यू वसूलना है, लेकिन वो पुलिसिंग का भी काम करते हैं। इस इलाके में भी उनके ढीले रवैये की वजह से इसमें पूरे 5 दिन 6 दिन लगे लाश को निकालने में। अब सवाल यहां से यह है कि पुलकित आर्या तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अंकिता जो ये सब झेलती रही और जिसके साथ ये होता रहा और अंत में इस दुनिया में नहीं है, जरा सोचिएगा कि ये ऊपर बैठे लोग और ऐसे दबंग लोगों के बेटे या ऐसे नेता पुत्र या ऐसे रसूखदार सत्ताधारी दल में विनोद आर्या जैसे लोग, जिनका बेटा कोई होटल चलाकर, कोई रिजॉर्ट चलाकर, कोई दबंगई करके, कुछ और करके हमारे और आपके घरों की बेटियों को शिकार बनाता है। सिस्टम उसे बचाने की कोशिश भी करता है या लापरवाही करता है या ढीला ढाला रवैया दिखाता है। 6 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। यहां मैं उसके बाद तारीफ भी करूंगा कि चलो पुलिस ने गिरफ्तारी की, कबूल करवाया और ये सारे सबूत आए। लेकिन सवाल यह है कि कहीं बुलडोजर से कुछ सबूत दफन तो नहीं हो गए। बहरहाल इंतजार करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो और इस शख्स को, पुलकित आर्या को, अंकित को और उसका एक और साथी, तीनों को सजाए मौत हो। बहुत सारे लोग सजाए मौत के पक्ष में नहीं होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ऐसे दरिद्रों की एक ही सजा है, फांसी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।